हेलो बच्चों, मैं हरीश सर, मेंटर सेडुसर की तरफ से मैथ्स फैकल्टी आप लोगों का वेलकम करता हूं। होप कि आप सभी का आईयूक्यूएम का एग्ज़ाम आज बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग इस आईयूक्यूएम सॉल्यूशन की सीरीज में लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक देखेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। लेट एस बी अ सर्कल of radius 10 with center O. Suppose S1 and S2 are two circles which touch S internally and intersect each other at 2 points A and B. Angle OAB is equal to 90 degree. What is the sum of radii of S1 and S2? ओके, तो यहाँ पर तीन सर्कल हैं। S सर्कल है विथ सेंटर O एंड इसके अंदर हमने दो सर्कल बनाने हैं S1 S2 जो कि S को इंटरनली टच करेंगे। ओके, एंड ये दोनों एक दूसरे को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये हमने बना दिया सर्कल एस, सेंटर ओ। अब इसके अंदर हमने दो सर्कल बनाने हैं S1 एंड S2 जो कि A और B पे कट कर रहे हैं। ठीक है, ये S1 ये S2 मान लेते हैं। एंड एंगल OAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल OAB, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सर्किल एस की रेडियस 10 दी हुई है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ रेडियाई ऑफ S1 एंड S2। ओके, तो हमें ये S1 और S2 की रेडियस का सम निकालना है। ओके, क्वेश्चन बच्चों ये काफ़ी टफ है, बट अगर हम लोग थोड़ा एक्सट्रीम केस को एनालाइज करें तो हम लोग तुरंत आंसर जो है निकाल सकते हैं। एज अ एक्सट्रीम केस सपोज अगर हम लोग ये दोनों ही सर्किल को O से पास करा दें, ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, तो ये सर्किल एस की रेडियस है तो 10 हो गई है ना। अब ये तुम्हारा जो है सर्किल S1 का डायमीटर भी है तो ये 5 हो जाएगा। वैसे ही ये तुम्हारा जो है रेडियस 10 है तो ये सर्किल S2 की रेडियस 5। तो R1 और R2 5, देन R1 प्लस R2 क्या आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। हालांकि इस सिचुएशन में हम लोग एंगल OAB, ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा सपोज करो कि ये सर्किल को हम लोग थोड़ा बड़ा करते जाएं, है ना, और अल्टीमेटली ये शिफ्ट हो करके बिल्कुल यहाँ क्लोज आ जाए। इन दैट सिचुएशन अगर एंगल 90 है ना, तो लिमिटिंग केस में ये दोनों 5 सो हमारे पास आंसर 10 आ जा रहा है। ओके, तो हम लोग ये गेस कर सकते हैं यहाँ पे कि आंसर 10 आना चाहिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि इसको प्रॉपर किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो इसका सेंटर यहाँ पर, सेंटर यहाँ पे, ये हम लोग O1 और ये O2 मान लेते हैं। ओके,
ना बच्चों, जब भी दो सर्किल टच कर रहा हो हमें दोनों के सेंटर को एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देना चाहिए। यहाँ भी सेंटर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ओके। ना अगर इस दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अच्छा। अब यहाँ पर ये भी 90 है, ये भी 90 है, दैट मीन्स कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई है ना। ये रेडियस R1 एंड ये पूरा 10 है, ये R1 है, तो ये सॉरी, ये रेडियस है R2, ये रेडियस है R1 और ये पूरा 10 है, तो ये 10 माइनस R1। ओके, ठीक। अच्छा, यहाँ पर दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट खींच दें, वैसे यहाँ पर भी हम लोग टेंजेंट खींच दें। ओके, तो हमें ये पता है बच्चों कि अगर दो सर्किल टच कर रहे हों तो ये कॉमन टेंजेंट दोनों का रेडिकल एक्सिस होता है, और अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हों तो ये कॉमन कॉर्ड दोनों का रेडिकल एक्सिस होता है। ओके, सो यहाँ पर इस दोनों का रेडिकल एक्सिस ये हो गया, इस दोनों का रेडिकल एक्सिस ये हो गया, एंड इस दोनों का रेडिकल एक्सिस ये हो गया। और हमें पता है अगर तीन सर्किल है तो पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस हमेशा कॉन्करेंट होता है, तो वो एक सेम पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, ओके। सर्किल के क्वेश्चंस में एंड इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फाइंड करें, है ना। तो एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने का एक कॉमन तरीका होता है कि अगर हमें अपोजिट एंगल्स 90 मिल जाएं, तो सर्टेन 90 डिग्री एंगल्स हम लोग यहाँ पे खोजेंगे। जैसे कि ये 90 है, ये 90 है ना, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों 90 अपोजिट में है, इसका मतलब ये सब एक सर्किल पे आएंगे। वैसे ही ये दोनों में 90 अपोजिट में है, यानी कि ये चारों भी एक सर्किल पे, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स एक सर्किल पे आ जा रहे हैं। ओके, सो ये तो बन गया कौन, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नॉट जस्ट क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे 5 पॉइंट्स है हमारे पास, ए ओ, इसको कुछ मान लिया जाए, सी डी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स एक सर्किल पे आ गए। ओके, अब हमें इसमें इक्वल एंगल्स खोजना है बच्चों। तो डिफरेंट कॉर्ड्स हम लोग देखेंगे कहाँ पर क्या क्या एंगल सब्टेंड कर रही हैं। पहले तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, एंड ये दोनों टेंजेंट भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और यहाँ पे ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, सो ये एंगल भी अल्फ़ा है एंड ये एंगल भी अल्फ़ा अगर मान लिया जाए। ओके, नाउ अब अगर ये कॉर्ड हम लोग देखें तो ये कॉर्ड इधर एंगल अल्फ़ा बना रहा है, एंड सेम कॉर्ड से अगर हम लोग देखें तो इधर भी अल्फ़ा बनेगा और सेम कॉर्ड से इधर भी अल्फ़ा बनेगा। तो ये एंगल बच्चों हम लोग, ये एंगल भी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया है। ओके, अब अगर ये एंगल अल्फ़ा है एंड ये एंगल इस सर्किल में बन रहा है इस कॉर्ड पे, तो इसका मतलब ये सेंटर पे कितना एंगल बना देगा बच्चों, 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब ये एंगल 2 अल्फ़ा है एंड ये एंगल भी 2 अल्फ़ा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ,
अगर हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल देखें, ये एंगल भी 2 अल्फ़ा है, ये एंगल भी 2 अल्फ़ा है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई। इसी तरह से हम लोग इधर से भी देख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल, यानी कि ये पूरा एक बन गया पैरेललोग्राम। ओके, तो ये 10 माइनस R1 है एंड ये सर्किल की रेडियस यानी R2 है। तो इसका मतलब 10 माइनस R1 और R2 बराबर हो गए। इसका मतलब R1 प्लस R2 क्या आ गया बच्चों? 10 आ गया। ठीक है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, हम लोग बोल सकते हैं कि इस पेपर का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है ये। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। A regular polygon with n greater than equal to 5 vertices is said to be colorful if it is possible to color the vertices using at most 6 colors such that each vertex is colored with exactly one color and such that any 5 consecutive vertices have different colors. Find the largest number n for which a regular polygon with n vertices is not colorful. Okay, कलरिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन है विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नंबर ऑफ साइड्स 5 या ज़्यादा हैं। अब इसको कलरफुल बोला जाएगा इफ इट इज पॉसिबल टू कलर वर्टिसेस। ओके, तो कलरिंग का एक स्कीम दिया हुआ है, अगर ये स्कीम फॉलो हो जाता है तो हम लोग पॉलीगन को कलरफुल बोलेंगे, अदरवाइज कलरफुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो स्कीम क्या है? एटमोस्ट 6 कलर्स हमें यूज करने हैं such that each vertex is colored with exactly one color and such that any 5 consecutive vertices have different colors. Okay, तो ये मान लो बच्चों वर्टिसेस हैं, तो हमें एटमोस्ट 6 कलर्स का यूज करना है एंड इस तरह से कलर करना है कि कोई भी 5 कंजिक्यूटिव का कलर डिफरेंट हो, है ना। सो लेट्स से कलर्स को हम लोग 1 2 3 4 5 6 से डिनोट कर दें अगर, तो हमें डिफरेंट कलर्स रखने हैं। जैसे अगर ये 1 है तो इसमें डिफरेंट कलर मान लो 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो 5 कंजिक्यूटिव का डिफरेंट कलर होना चाहिए। छठे का हम लोग सेम दे सकते हैं, है ना। मीन्स ये 1 हम लोग ले सकते हैं क्योंकि अब यहाँ से भी अगर 5 देखेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, है ना। फिर ये हम 2 3 4 5 ऐसा दे सकते हैं, या फिर ये 6 तक भी जा सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 डिफरेंट कलर्स है, 2 3 4 5 1 ये भी डिफरेंट कलर्स है, 3 4 5 1 2 कहीं से भी 5 कंजिक्यूटिव देखेंगे तो डिफरेंट कलर्स है। तो इस तरह से अगर हम बढ़ते जाएं फिर से 1 2 3 फिर 1, तो यहाँ पे बच्चों हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 1 2 3 4 5 अगर 5 कंजिक्यूटिव वर्टिसेस देखें यहाँ से तो इसमें पांचों के कलर डिफरेंट नहीं है, इसमें ये दोनों वर्टिसेस के कलर सेम आ जा रहे हैं। ओके, तो हमें ऐसा एन चूज करना है जिसके लिए हम लोग कहीं से भी स्टार्ट करें तो 5 कंजिक्यूटिव वर्टिसेस का कलरिंग जो है डिफरेंट होना चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो जिससे कि ये हम लोग कर पाए। ओके, so let's see,
मान लो हमने ऐसे फिल किया 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5। ओके, तो अगर ये कंप्लीट 5 चला जाता है तो अब कहीं से भी देखेंगे तो फिर से 5 डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, है ना। या फिर ये 5 की जगह अगर 6 तक भी चला जाए, ठीक है, तो भी हमें 5 कंसेक्यूटिव के कलर्स डिफरेंट ही मिलेंगे। यानी हम लोग 5 5 6, तो हमें 5 5 5 6 6 6 इस तरह से करके ये कंप्लीट कवर करना है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो क्या हो जाएंगे। अगर हम लोग 5 को p टाइम्स यूज करें एंड 6 को q टाइम्स यूज करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास हो जाएंगे 5p प्लस 6q। ओके, सो जब भी n को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो फिर हम लोग ऐसा कलरिंग कर पाएंगे जिससे कि कोई भी 5 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का डिफरेंट कलर हो। ओके, तो इसमें हम लोग पी क्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, है ना। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू पी प्लस क्यू। ओके, सो ऐसा बोल सकते हैं 5 का मल्टीपल प्लस क्यू है, सो एक तरह से क्यू रिमाइंडर हो गया व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 5। सो क्यू का वैल्यू हम लोग 0 1 2 3 4 लेकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर Q 0 लिया जाए, है ना, तो ये बन जा रहा है 5p बन जा रहा है। इसका मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 5 10 15 20 ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसी तरह से Q अगर 1 ले लिया जाए तो फिर P मिनिमम या 0 ले पाएंगे, तो ये 5, ये अगर K है तो ये 5K प्लस 1, 5K प्लस 1, इसका मतलब हम लोग K मिनिमम यहाँ 1 कर सकते हैं। तो 6 11 16 21 एंड सो ऑन। ओके, Q इक्वल टू 2 अगर लें तो ये 5 P मिनिमम 0 लिया जाए तो 0 प्लस 2। ओके, सो ये मिनिमम 10 प्लस 2, मिनिमम 12 से शुरू होगा। देन फिर हम लोग नेक्स्ट ले सकते हैं 17, 5 5 ऐड करते जाएंगे। ओके, एन की जो वैल्यू है वो 5, अगर p प्लस क्यू को k लिख लें तो 5k प्लस क्यू टाइप की है। ओके, सो Q अगर 2 लिया जाए तो ये 5k प्लस 2 हो गया। सो K अगर 2 लिया तो 12, 3 लिया तो फिर 17, 4 लिया तो फिर 22। सो हम लोग 5 5 ऐड करते जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग Q को 3 ले लें तो हमें N की वैल्यूज़ मिल जा रही है। मिनिमम वैल्यू आएगी 15 प्लस 3 दैट इज़ 18, देन 23, देन 28, 33 एंड सो ऑन। ओके, एंड Q को 4 ले लें, सो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 4 दैट इज 20 प्लस 4 24। ओके, सो 24 29 34 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज। ओके, तो अब इसमें देखो बच्चों क्या क्या वैल्यूज हमें मिल जा रही है n की और क्या नहीं मिल रही है। सो n हमें 5 6 मिल जा रहा है। ओके, 7 नहीं मिल रहा है, देन फिर 8 भी नहीं है। ओके, 9 भी नहीं है, देन हमें 10 मिल जा रहा है, 11 मिल जा रहा है, 12 मिल जा रहा है, फिर 13 14 हमें नहीं मिल रहा है, देन 15 16 17 18 मिल गया, देन फिर 19 नहीं मिल रहा है ना, फिर 20 21 22 23 24 25, ओके 26 27 28 29। तो अब हमें कंसेक्यूटिव सारे वैल्यूज मिल जा रहे हैं। ओके,
तो ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 5k प्लस क्यू टाइप का है ना। तो अगर k4 भी रखें तो इसको मिनिमम हम लोग 4 बना सकते हैं, यानी 5 इंटू 4 20 प्लस क्यू टाइप का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू हम लोग 0 1 2 3 4 रखें तो 5k प्लस आर टाइप के सारे नंबर्स मिल जाएंगे विच आर ग्रेटर देन 24। ओके, 5 इंटू 4 20, सॉरी, विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो 20 के बाद हमें सारे नंबर मिलने वाले हैं। सो ग्रेटेस्ट नंबर जो हमें नहीं मिल रहा है वो है 19। ओके, सो हमें यही पूछ रहा था कि ग्रेटेस्ट एन क्या होगा जिसके लिए हम लोग ऐसा कलरफुल पॉलीगन नहीं बना सकते। सो द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन इज 19। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपल्स ABC ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 1 less than equal to ABC less than equal to 50 which satisfy the relation LCM of AC plus LCM of BC by A plus B equal to 26C by 27। LCM x by डिनोट LCM। ओके, ये तो कॉमन इन्फॉर्मेशन है। सो बेसिकली हमें ये इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है वेयर ABC बिलोंग्स टू 1 to 50। ओके, नाउ जो LCM GCD से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उसमें एक कॉमन तरीका क्या है कि हम लोग AC का GCD और BC का GCD कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ओके, सो GCD ऑफ AC हम लोग M मान लेते हैं एंड GCD ऑफ BC हम लोग N मान लेते हैं। ओके, सो हमें ये पता है बच्चों कि किसी भी दो नंबर के लिए LCM ऑफ टू नंबर्स इंटू GCD ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, सो ये GCD हम लोगों ने M माना है। सो LCM ऑफ AC, ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं AC बाई M। ओके, इसी तरह से LCM ऑफ BC हम लोग लिख सकते हैं BC बाई GCD विच इज N। ओके, तो ये अगर हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो AC बाई M प्लस BC बाई N बाई A प्लस B दिस इज इक्वल टू 26C बाई 27। ओके, तो यहाँ से C तो कॉमन लेके कैंसिल ही हो जा रहा है। सो वी हैव A बाई M प्लस B बाई N। A प्लस B को मल्टीप्लाई कर दें। नाउ A को एक साथ कर दिया जाए, B को एक साथ कर दिया जाए। सो A बाई M माइनस 26 बाई 27 A इक्वल टू 26 बाई 27 B माइनस B बाई N। ओके, तो यहाँ से A कॉमन लेके आ गया 1 बाई M माइनस 26 बाई 27 इक्वल टू B इंटू 26 बाई 27 माइनस 1 बाई N। ओके, ओके, अब यहाँ पर ये ध्यान दो बच्चों, एक में 1 बाई एम माइनस 26 बाई 27 है और एक में 26 बाई 27 माइनस 1 बाई एन है। ओके, सो बेसिकली ये दोनों का सेम साइन आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि या तो दोनों साइड पॉजिटिव होंगी या दोनों साइड नेगेटिव होंगी, है ना। तो दोनों का सेम साइन आना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो अगर दोनों को पॉजिटिव मान के चलें 1 बाई एम
ग्रेटर देन हो जाएगा 26/27 एंड इसको पॉजिटिव माने तो 26/27 ग्रेटर देन 1/n। ओके, अब अगर इसको पलटा दें तो m लेस देन 27/26 एंड इसको पलटा दिया जाए तो n, अभी ये स्मॉलर है, पलटाने पर क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन, सो n ग्रेटर देन हो जाएगा 27/26। तो 27/26 से छोटा लेना है और ये 27/26 से बड़ा लेना है, लेकिन mn क्या है बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। अब mn अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इससे छोटा तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है, m इक्वल टू 1 एंड n यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग दोनों को नेगेटिव लेके चलेंगे तो हमारे पास एक और ऑप्शन हो जाएगा कि m बड़ा हो जाए 27/26 से और n छोटा हो जाए 27/26 से। तो दूसरा ऑप्शन हमें ये बनेगा कि m हो जाए बच्चों 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n हो जाए 1। ओके, सो पहले हम लोग ये केस सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू 1 पुट कर दें तो a इंटू 1 माइनस 26/27, सो हमें मिल जा रहा है a इंटू 1/27 इक्वल टू b इंटू 26/27 माइनस 1/n। 27 मल्टीप्लाई कर दें अगर, सो b इंटू मल्टीप्लाई होके 26 माइनस 26/n। ओके, सो दिस इज 26b माइनस 26b/n। ओके, या अब क्योंकि ये इंटीजर है बच्चों तो ये भी इंटीजर आना चाहिए, है ना। तो b/n, ओके, n बच्चों हमने माना था bc का gcd, तो gcd होने का मतलब क्या हो जाएगा कि n b का भी फैक्टर है और n c का भी फैक्टर है, n b और c का कॉमन फैक्टर है ना। सो इसका मतलब ये कि b/n तो कुछ इंटीजर आना चाहिए, तो अगर हम लोग b/n को k रख लें, सो b हो गया nk, तो ये बन गया 26nk माइनस 26k। ओके, तो यहाँ से k कॉमन आ जा रहा है, एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, 27 से मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये यहाँ पे 27 आएगा। ओके, या सो दिस इज इक्वल टू k इंटू 26n माइनस 27। ओके, अब फिर से बच्चों हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा कर, क्योंकि a की वैल्यू लिमिट की हुई है, a 1 से 50 में ही ले सकते हैं, तो हम लोग फिर से इनइक्वालिटी का यूज करके n की पॉसिबल वैल्यूज़ लिमिट कर सकते हैं। ये a की जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये 50 से लेस या इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये भी 50 से लेस इक्वल होगा, ये भी 50 से लेस इक्वल होगा। सो 26n माइनस 27 लेस देन इक्वल टू 50। ओके, n यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो n 1 नहीं ले सकते, n 2 यहाँ पे 52 माइनस 27 दैट इज 25, n 2 सेटिस्फाई कर रहा है। n 3 लेंगे तो 78 माइनस 27 दैट इज 51 आ जा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब n हम लोग 3 या ज़्यादा लेंगे तो a की वैल्यू 50 से ज़्यादा आ जाएगी, है ना। सो n की हम लोग एक ही वैल्यू ले सकते हैं, n इक्वल टू 2। अब n2 अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो a बराबर हमें मिल जा रहा है 52 माइनस 27 दैट इज 25k। ओके, एंड b k is 2 sorry n is 2, so b is equal to 2k एंड c क्या है, bc का gcd है n विच इज 2, तो इसका मतलब 2bc दोनों में डिवाइड लगा रहा है ना। सो c में भी 2 से डिवाइड लगना चाहिए, तो c इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ओके,
अब क्योंकि ए 50 से लेस इक्वल होनी चाहिए तो हम लोग के की वैल्यू 1 या 2 ले सकते हैं। ओके, तो के 1 पे हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 12। ओके, हालांकि एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने ए सी का जी सी डी एम लिया था, जो कि एम की वैल्यू हमें 1 मिल गई। इसका मतलब ए और सी क्या होना चाहिए, जी सी डी 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, ए और सी होनी चाहिए को प्राइम। ओके, सो हमें ए और सी इस तरह से चूज करना है कि ए और सी को प्राइम रहे। ओके, सो हमारे पास ए आ गया 25, बी है 2, सी है 12 एंड सी इस तरह से चूज करना है कि ए और सी को प्राइम रहे, यानी कि सी की वैल्यू हम लोग 5 का मल्टीपल नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो 12 का मतलब हो गया C इक्वल टू 2L, तो L हम लोग यहाँ पे 1 to 25 ले सकते हैं, है ना। तो हमारे पास 25 वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन इसमें से हम लोग 5 के मल्टीपल्स को हटा देंगे। तो 5 के मल्टीपल्स के लिए L हम लोग 5, 10, 15, 20, 25 यानी 5 वैल्यूज़ हट जाएंगी, तो हमें 20 वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 20 वैल्यूज़ हमें मिली हैं फॉर k इक्वल टू 1 ओनली। यहाँ एक ऑप्शन और था कि k हम लोग 2 भी ले सकते हैं, लेकिन k अगर 2 ले लेंगे तो ये 50 और ये 2L, तो दोनों का GCD फिर 1 नहीं आएगा, दोनों का 2 जो है कॉमन फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब k हम लोग 2 भी नहीं ले सकते हैं। ओके, k इक्वल टू 2 हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब ये बच्चों हमने एक ही केस सॉल्व किया था, m इक्वल टू 1 n ग्रेटर देन 1। दूसरा केस हमारे पास है m ग्रेटर देन 1 n इक्वल टू 1। तो अगर थोड़ा ध्यान दे बच्चों यहाँ पे, तो जो इक्वेशन हमारे पास है वो बिल्कुल भी सिमेट्रिक है। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह का था, LCM ऑफ AC प्लस LCM ऑफ BC बाई A प्लस B इक्वल टू 26C बाई 27। तो ये इक्वेशन देखो बच्चों A और B में सिमेट्रिक है। अगर ए बी को इंटरचेंज कर दें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने का है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से M1 n ग्रेटर देन 1 पे हमें 20 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो इसमें भी सेम ही बात है, बिल्कुल सिमिलर ही सॉल्यूशन आएगा, हमें दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इस केस में भी हमें टोटल 20 सॉल्यूशंस ही मिलेंगे। सो 20 एंड 20 टोटल 40 सॉल्यूशंस, 40 ट्रिपलेट्स ABC हमें मिल जाएंगे। ओके, सो ये था बच्चों नंबर 3 का क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 29। कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स of finite length. Consecutive 4 term averages of this sequence are strictly increasing, but consecutive 7 term averages are strictly decreasing. What is the maximum possible length of such sequence? Okay, तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या बोल रहा है कि अगर इसमें कंसेक्यूटिव 4 टर्म का एवरेज लेते जाएं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, बट अगर हम लोग कंसेक्यूटिव 7 टर्म्स का एवरेज ले रहे हैं तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे मान लो बच्चों सीक्वेंस अगर इस तरह का है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड सो ऑन। तो अगर हम लोग पहले 4 का एवरेज लें सम बाई 4, तो इससे बड़ा है अगले 4 का एवरेज, दैट इज A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बाई 4। फिर इससे बड़ा हो जाएगा अगले 4 का एवरेज एंड सो ऑन। ओके,
तो ये हम लोगों ने दो एवरेज को कंपेयर किया, है ना। तो यहाँ दोनों साइड से हम लोग 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन फिर A2 A3 A4 A2 A3 A4 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें मिल गया A1 लेस देन A5। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग अगला देखेंगे तो हमें मिलेगा A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 बाई 4। तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, A3 A4 A5 A3 A4 A5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा A2 लेस देन A6। ओके। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट से 4 एलिमेंट अगर आगे जाएंगे, यानी A1 के बाद A5 उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, A2 के बाद A6 बड़ा हो जाएगा, A3 के बाद फिर 4 एलिमेंट्स ऐड कर, A3 के बाद क्या लेंगे, A7 जो है उससे बड़ा हो जाएगा, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है। इन जनरल हम लोग ये प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग ith एलिमेंट से चालू करें तो एवरेज होगा AI प्लस AI प्लस 1 प्लस AI प्लस 2 प्लस AI प्लस 3 बाई 4। तो इससे बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट एवरेज, दैट विल बी AI प्लस 1 प्लस AI प्लस 2 प्लस AI प्लस 3 प्लस AI प्लस 4 बाई 4। तो यहाँ दोनों साइड देखो बच्चों 4 कैंसिल हो गया, AI प्लस 1 AI प्लस 2 AI प्लस 3 ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो हमें मिल जा रहा है AI इज लेस देन AI प्लस 4। ओके। सो हमें मिल गया बच्चों AI लेस देन AI प्लस 4। ओके। इसी तरह से अगर हम लोग 7 का एवरेज लेंगे, यानी AI प्लस 1 अप टू AI प्लस 6 बाई 7, तो ये डिक्रीजिंग है, मतलब इससे छोटा हो जाएगा नेक्स्ट 7 का एवरेज, दैट इज AI प्लस 1 प्लस AI प्लस 2 प्लस अप टू AI प्लस 7 बाई 7। तो ये 7 आउट कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर फिर से ये टर्म और ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा AI ग्रेटर देन AI प्लस 7। ठीक है। तो इसका मतलब AI से AI प्लस 4 बड़ा होगा एंड AI प्लस 7 से बड़ा होगा AI। ओके। तो ये अब हम लोग चेक करें इसके बेसिस पे, तो A1 से बड़ा हो जाएगा, अगर हम लोग को 4 ऐड करते जाना है, ठीक है। सो A1 से बड़ा हो जाएगा A5, A5 में 4 ऐड कर देंगे तो A9। ठीक है। अब किसी भी टर्म से 7 टर्म बैक जाएंगे तो हमें फिर बड़ा मिलेगा, तो A9 के बाद हम लोग 7 बैक चले जाएं तो A2 से बड़ा हो जाएगा, है ना। अब A2 के पीछे तो नहीं जा सकते, A2 से आगे बढ़ेंगे, तो A2 के बाद 4 ऐड कर दें तो A6 बड़ा हो जाएगा, फिर A10 बड़ा हो जाएगा। ये 2 बार 4 बच्चों इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ A6 से 7 टर्म पीछे नहीं जा सकते, तो अब A10 से 7 टर्म पीछे जा रहे हैं, यानी कि इससे बड़ा होना चाहिए फिर A3, है ना। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, यानी A3 से बड़ा हो जाएगा A7, A7 से बड़ा हो जाएगा A11, A11 से बड़ा फिर 7 टर्म बैक चले जाओ, सो A4। अब फिर आगे A4 से बड़ा A8 एंड फिर 7 टर्म बैक चले जाएं तो A8 से छोटा हो जाएगा A1। तो हमें बच्चों ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे मिल जा रहा है कि A1 से फिर A1, हमें मिल गया A1 लेस देन A1। तो ये हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना, अनलेस कि हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, है ना। सो इसका मतलब अगर हम लोग A11, यहाँ पे हाईएस्ट जो हमने यूज किया है A11, तो अगर हम लोग A11 का यूज करते हैं तो फिर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रहा है। तो हम लोग A11 का यूज नहीं कर सकते, मतलब सीरीज में 11 या ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते, है ना। 10 के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या सीरीज में 10 टर्म हो सकते हैं, है ना।
तो अगर हम लोग इस ऑर्डर में टर्म एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाने की अगर कोशिश करें कि इसको फॉलो करते हुए, है ना, तो जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10। तो जैसे हम लोग A1 को 1 रख लेते हैं, फिर A5 को उससे बढ़ा करके A5 को 2 रख लेते हैं, फिर A9 को 3 रख लेते हैं, फिर A2 को 4 रख लेते हैं, फिर A6 को 5, फिर A10 को 6, फिर A3 को 7, A7 को 8, ओके, देन A4 को 9 एंड A8 को 10। तो ये एक सीक्वेंस बच्चों अगर हम लोग चेक करें तो ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे रहा है ना। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम 10 लेंथ का एक सीक्वेंस यहाँ पे बना सकते हैं जो कि कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। सो यहाँ पे बच्चों आंसर हो गया 10। ओके, अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। एज्यूम a इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेट एक्स वाई बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो a यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव इंटीजर है एंड एक्स वाई यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सच दैट दिस व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a लेस देन 100। तो यहाँ पर x, a और y तीनों इंटीजर हैं। a पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स वाई जीरो या पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो हमें ऐसा ये निकालना है जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। a की लार्जेस्ट वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, सो इक्वेशन है हमारे पास रूट ओवर x माइनस रूट ओवर एक्स प्लस ए इक्वल टू रूट ए माइनस वाई। सो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, है ना। तो अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, x माइनस रूट ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट ए वाई। ओके, अब यहाँ पे x इंटीजर है, ये भी इंटीजर का रूट है, ये इंटीजर है, ये यहाँ पे रूट ए इरेशनल। ओके, तो ये इरेशनल है, ये रेशनल है ना। ये रेशनल है, ये बच्चों रेशनल भी बन सकता है, इरेशनल भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन कब पॉसिबल होगा? तो अगर बच्चों जैसे एक साइड अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरे साइड भी हमें 2 प्लस रूट 3 लेना पड़ेगा। हम लोग 2 प्लस 3 कर दें मतलब रेशनल ले लें तो काम नहीं बन सकता। अगर ये साइड इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए एंड दोनों साइड रेशनल पार्ट और दोनों साइड इरेशनल पार्ट सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग अगर ये इरेशनल है और ये रेशनल है तो यहाँ पर भी ये रेशनल और ये इरेशनल होना चाहिए एंड ये दोनों बराबर एंड ये दोनों बराबर होना चाहिए। सो दोनों साइड बच्चों हम लोग रेशनल इरेशनल इक्वेट कर सकते हैं, है ना। हालांकि एक यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि ये y को अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो फिर ये इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल बन जाएगा। बट अगर y नॉन जीरो लेंगे तो फिर ये इरेशनल होगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमें 2 केस लेके चलना पड़ेगा। तो अगर हम लोग y को 0 लेके चलते हैं, केस 1, तो y 0 लेने पर ये बच गया x माइनस रूट अंडर एक्स प्लस ए y0 सो इक्वल टू a। तो इससे आ गया x माइनस ए इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस ए। अब अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए। ओके, सारे टर्म्स को एक साइड ले आए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1x प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। ओके,
तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया जिसमें x और a इंटीजर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x इंटीजर है, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक का रूट्स जो है बच्चों वो इंटीजर्स है, यानी इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जा रहा है 2a + 1 होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 × a स्क्वायर माइनस a। सो 4a स्क्वायर कैंसिल्ड, 4a + 4a 8a + 1, और ये बच्चों होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जा रही है m² - 1/8। ओके, लेकिन a हमें बच्चों निकालना है 100 से छोटा। सो इससे आ गया m² लेस देन 801। सो a को लार्जेस्ट बनाने के लिए m² लार्जेस्ट लेंगे, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ लेस देन 108। क्या ले सकते हैं बच्चों हम लोग, 729, है ना। सो a की लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी 729 - 1/8, 728/8 विच इज़ 91। तो इस केस में a की लार्जेस्ट वैल्यू हमें 91 मिल रही है। अब हम लोग देखेंगे केस 2 में, यानी y को अगर हम लोग नॉन जीरो लेते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है। तो अगर y नॉट इक्वल टू 0 लें तो x - √x + a इक्वल टू a + y² - 2√ay। तो ये इरेशनल हो गया और ये रेशनल है, इसका मतलब यहाँ भी ये रेशनल होना चाहिए। सो दोनों साइड रेशनल को इक्वल कर सकते हैं एंड इरेशनल को इक्वल कर सकते हैं। इसको स्क्वायरिंग कर दें तो आ जाएगा x + a इक्वल टू 4ay²। x की वैल्यू यहाँ बैठा दें तो a + y² + a दैट इज 2a + y² इक्वल टू 4ay²। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल रही है, 2a माइनस कर देते हैं, y² इक्वल टू a × 4y² - 2। सो यहाँ से a की वैल्यू मिल जा रही है y² / 4y² - 2। ओके, तो अब यहाँ पर y हम लोग 0 तो नहीं ले सकते, y अगर 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 - 2 दैट इज 1/2। लेकिन यहाँ a इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। सो ये अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, यानी कि y² ग्रेटर देन इक्वल टू हमें चाहिए 4y² - 2। तो इसका मतलब 3y² चाहिए लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि y² लेस देन इक्वल टू 2/3। अब ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि y इंटीजर है, y² 1 या उससे ज़्यादा ही आएगा, है ना। तो केस 2 में हमें a की कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब केस 1 से जो हमें a की लार्जेस्ट वैल्यू मिली थी 91, है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द आंसर इज 91। सो थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। होप आप सबने ये सेशन एंजॉय किया होगा। थैंक यू ऑल।